अगर आपको पता चले। प्रथम हम कक्षा में जाते हैं जिंदगी की तो हमें बताया जाता है कि कितना महत्व है इस अंक का, और जब हम नागरिक शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं तो बताया जाता है देश के प्रथम नागरिक के बारे में। देश के प्रथम नागरिक यानी देश के राष्ट्रपति जो मौजूदा है रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल 23-24 जुलाई तक पूरा हो जाएगा और उसके पहले देश को एक नया राष्ट्रपति चुनना होगा, जिसके लिए 18 जुलाई को पोलिंग होगी, 21 जुलाई को काउंटिंग होगी और फिर 24 या 25 जुलाई को देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। मंजर साफ है, मैदान साफ है। एनडीए की तरफ से कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की नेता द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा से आती है। विपक्ष की तरफ से खासतौर पर कांग्रेस और टीएमसी जैसे जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा, पूर्व भाजपा नेता, अभी हाल तक टीएमसी में थे, अब टीएमसी को भी अलविदा कह दिया ये चुनाव लड़ने के लिए। अब यहां तक बातें हम सबको पता है कि द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा होने वाला है, दोनों के पेपर या तो फाइल हो चुके हैं या होने वाले हैं। पर आज नेता नगरी में हम ये जानेंगे कि क्या यशवंत सिन्हा ही वो इकलौता नाम था जिस पर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने विचार किया। सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से चर्चित वकील हैं जिनके नाम का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन प्रस्ताव आते आते देर हो चुकी थी। बात इस पर भी होगी कि क्या जिन 3 नामों को शुरुआती दौर में लोगों के सामने रखा गया उन नामों से चर्चा की गई थी। बात इस पर भी होगी कि नंबर गेम के हिसाब से विपक्ष के खेमे में जो सबसे बड़ा दल है वो ईडी से बचाव में व्यस्त था या राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उसकी कोई रणनीति भी थी। बात इस पर भी होगी कि टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कैसे यशवंत सिन्हा को मनाया, बदले में क्या। बात इस पर भी होगी कि यशवंत बाबू के जो बेटे हैं भाजपा के हजारीबाग के सांसद जयंत, उनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। और बात इस पर भी कि क्या भाजपा ने वाकई द्रौपदी मुर्मू के अलावा किसी और नाम पर विचार किया और द्रौपदी मुर्मू की कैंडिडेचर के जरिए किस तरह के समीकरण साधने की, राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। नेता नगरी के इस सत्र के हमारे मेहमानों से आपकी मुलाकात कर देते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार, सीनियर पॉलिटिकल कॉलमिस्ट नीरजा चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। नहीं भाई साहब, ये लिज मैथ्यू जी हैं, इनका भी परिचय करवाएंगे। नीरजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कभी कभी कटता है लेकिन आ रही है जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम। हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं ढाका से, नहीं हिंदुस्तानी है, घूमने गए हैं, किस काम से गए होंगे, जयंत घोषाल। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। नमस्कार। नमस्ते जयंत दा, ये ढाका कुछ घूमने फिरने गए हैं या रिपोर्टिंग के सिलसिले में? नहीं, कल एक्चुअली शेख हसीना पद्मा सेतु को इनागुरेट करने जा रहे हैं जी। और ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट फॉर बांग्लादेश। तो शेख हसीना हमारे कोई इंडियन कुछ जर्नलिस्ट को हम लोगों को मेहमान बना मतलब करके यहाँ हम लोग आए हैं। दादा जी, मैं चाहता हूं नेता नगरी में हम बात कर लेंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन पे, पर थोड़ा सा इस पद्मा सेतु के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, पद्मा सेतु मतलब इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि पद्मा सेतु बांग्लादेश गवर्नमेंट ने मतलब विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम चाइना और एनी अदर कंट्रीज, जो बहुत सालों से वर्ल्ड बैंक और ये कंट्रोवर्सी हुआ था और इंडिया सबसे पहले सपोर्ट किया था कि आप सॉवरेन बांग्लादेश अपना एक ब्रिज, पूरी बांग्लादेश नहीं, नेपाल इंडिया कनेक्टिविटी होगा। हमारे इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव विक्रम दोराईस्वामी यहाँ हाई कमिश्नर है, इज वेरी एक्टिव ऑन दैट। तो ये जो इंडो बांग्लादेश जो रिश्ता इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ना, नुपुर शर्मा के इशू में भी जैसे पूरी इस्लाम वर्ल्ड जैसे रिएक्ट किया, बांग्लादेश का रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है। मतलब दे हैव अप्रिशिएटेड द एक्शन ऑफ नरेंद्र मोदी, जो नुपुर शर्मा का जो सस्पेंशन, और उसमें जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए चाइना, पाकिस्तान, एक्सिस, ये सब कुल मिला के यूक्रेन है। तो हमारे दोनों देशों का जो रिश्ता है, खासकर नरेंद्र मोदी जी ये रिश्ता को आगे जैसे ले जा रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कल का ये इवेंट। यही है। ठीक है,
हमारी तीसरी मेहमान है इंडियन एक्सप्रेस अखबार की डेप्यूटी पॉलिटिकल एडिटर लिज मैथ्यू। वेलकम इन द न्यूज रूम लिज। थैंक यू। लिज, हमेशा आपको थोड़ा बुलंद आवाज में थैंक यू बोलना पड़ेगा ताकि स्क्रीन पे वो। थैंक यू। लिज एक बार पहले भी नेता नगरी में आ चुकी हैं और ट्विटर पर जिस तरह के कमेंट्स आए थे हमने देखा कि आपने उनके पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशंस को, जो इनसाइट्स उन्होंने शेयर किए हमारे व्यूअर्स के साथ, उसको बहुत सराहा। और लिज जब यहाँ पर आती हैं तो अपार्ट फ्रॉम ऑनरिंग अस, वो इस बाधा को भी पार करके आती है। वो लगातार कहती रहती है कि आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन हिंदी, उतना सहज या धारा प्रवाह नहीं हूँ, पर हमें लगता है कि अंततः ज्ञान महत्वपूर्ण है, वो किस भाषा के जरिए आप तक पहुंचता है वो सेकेंडरी चीज है। तो इनफैक्ट आप हमें मलयालम में भी कुछ एक चीजें बता सकती हैं, हमारे शब्दकोश में कुछ नए शब्द जुड़ जाएंगे। हमारे चौथे मेहमान हैं आदेश रावल, लोकमत अखबार से जुड़े हुए हैं और चर्चित पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। दिखा दीजिए भैया आदेश रावल जी को। थैंक यू सौरभ। हाँ जी। और राहुल श्रीवास्तव जी के बारे में क्या हैं स्वयं साक्षात, और हमारे नेता नगरी के संरक्षक राहुल श्रीवास्तव जी, जो बेहद जरूरी गृह कार्य से इन दिनों कभी बादशाहों का जहां ठिकाना हुआ करता था उस आगरा नगरी में अवस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है राहुल सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। और दर्शकों ने यहाँ ये गौर कर लिया होगा कि नेता नगरी के संरक्षक की जो मानद उपाधि दी गई उस पर राहुल जी का स्वीकार आ गया, क्योंकि कोई विरोध नहीं आया। मैंने बताया ना सौरभ जी आपको कि जब एंकर आपको कुछ कहे तो उसमें चुप्पी साधने से बेहतर है। लड़ाई बराबरी की होती है यार। ये आखिरी वाला इनके जो गुइया बज्जू है राजदीप, उनके लिए था, जो कि आज के शो में नहीं है। अपन बहुत जूनियर हैं, सीखते हैं। चलिए बातचीत को रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आज है राजदीप नहीं है। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले लिज, मैं आपका रुख करूंगा, चूंकि आप पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को लगातार देख रही हैं, पर बीजेपी को प्राइमरली इन माय नॉलेज आप ज्यादा कवर करती हैं। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर हमने जब यहाँ 3-4 हफ्ते पहले चर्चा की थी कि कौन से नाम हो सकते हैं, तो एक बड़ा ऑब्वियस था कि अच्छा द्रौपदी मुर्मू हो सकता है, क्योंकि हमें जानकारी थी कि 2017 में भी उस नाम पर विचार किया गया था। यूजुअली बीजेपी सरप्राइज करती है हमें अपने कैंडिडेट्स देके और अपने कैंडिडेचर के बारे में बता के, पर इस बार वैसा नहीं रहा। वॉज इट अ वेरी इजी चॉइस फॉर देम? मुझे लग रहा है कि बीजेपी जब भी एक डिसीजन लेता है उसके आगे पीछे उनका आगे प्लान से पीछे भी उनका प्लान है। ऐसे एक प्लान में अभी जैसे हमने देखा 2014 में जब से इन्होंने मोदी जी ने सरकार बनाया, तब से पार्टी क्या काम कर रहे हैं, पार्टी कैसे कैसे एक एक कम्युनिटी के ऊपर कैसे अपना कंसंट्रेशन फोकस रखता है। कि पहले उन्होंने ओबीसी दलित, मोदी जी हिमसेल्फ बोलते हैं कि मैं ओबीसी कम्युनिटी से है, एक वो उस आगे उस मोदी जी बोलते हैं मैं ओबीसी कम्युनिटी से है, और उसके बाद उन्होंने दलित लोगों दलित कम्युनिटी के ऊपर थोड़ा फोकस किया। इसके बाद अभी हमें पता है उन्होंने पार्टी में डिसीजन लिया था अगले इलेक्शन में, जैसे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चुनाव में जो 5 राज्यों में जब चुनाव हो गया था, उस पे बीजेपी को विमेन वोटर्स, महिला वोटर्स का जो सपोर्ट मिला था, उन्होंने बोला था कि हम सारे स्टेट में अभी जो भी चुनाव पे जाएंगे सारे स्टेट में सारा स्कीम वगैरह थोड़ा इनका फोकस रहेगा महिलाओं के ऊपर, विमेन वेलफेयर, उनका सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ये जो चीज़ें होगा कि भाजपा सरकार की जो भी स्कीम्स होगा इस पे फोकस करेगी। उसके साथ साथ हमें पता है अभी रिसेंटली बीजेपी की प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग बुलाया था कि देश में जो भी है आदिवासी नेताओं का एक मीटिंग बुलाया था। मई लास्ट वीक में इन्होंने एक मीटिंग बुलाया था। तब इनका है ना वो फोकस, बीजेपी का फोकस पहले जैसे मैंने बोला ओबीसी दलित, अभी ट्राइबल कम्युनिटी में है कि एक चीज़ है इसके पीछे, एक बीजेपी झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसी स्टेट में
आदिवासी कम्युनिटी का वोट बड़ा होता है, उसमें बीजेपी पावर में था। लेकिन लास्ट इलेक्शन में 2019 में या 18 में जो इलेक्शन हुआ उसमें झारखंड में 27 शेड्यूल्ड ट्राइब सीट है, उसमें सिर्फ 2 बीजेपी को मिला था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लॉस्ट, वेरी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट उन्होंने फेस किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी पहले 2018 में जो इलेक्शन हुआ उसमें उनका डिफीट हो गया था। तो इसमें एक बड़ा रोल बीजेपी ने जब असेस किया था आदिवासियों का वोट में बड़ा कटाव, लाइक देयर वाज काइंड ऑफ अभी बहुत फॉल आया था, इसलिए बीजेपी उस पर फोकस कर रहे थे। मध्य प्रदेश में जो लोग बीजेपी को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं उनको पता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मध्य प्रदेश में बीजेपी कैसे ध्यान रखता है, अभी जैसे फोकस करके काम कर रहे हैं। तो उसका एक क्लियर था, आदिवासी कम्युनिटी उनका एक टारगेट है अभी अगले इलेक्शन से पहले। बीजेपी ऐसा पार्टी है कोई भी उसमें अभी कॉम्प्लेसेंसी नहीं रखता है, जो हमारे पास नहीं है उसको भी हमारे साथ आना है। दिस इज़ व्हाट बीजेपी ऑलवेज फोकस ऑन। तो इस पे महिला, ट्राइबल, तो ये है। तो लेकिन नड्डा जी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें बोला था हमारे सामने 20 नाम था कि उन्होंने बहुत लोगों से डिस्कशन किया था। एक तो अपना सहयोगी, हमें पता है पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजा था प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को बनाने के लिए। तो तब से उन्होंने जब से मीटिंग या डिस्कशन YSRCP, BJD सबसे डिस्कशन किया था, बैकरूम डिस्कशन, तब उन्होंने बहुत नाम आया होगा। इन्होंने बोला इस पे हमने एक कंसेंसस बनाया, वो कर दिया। तो ये लोग बोल रहे कि 20 नाम, लेकिन हमको पहले से इनका नाम जैसे आपने बोला कि एक सरप्राइज नहीं था। एक्चुअली कोविंद जी का नाम जब अनाउंस किया था तब किसी को कोई there was no whiff of that none of us, राहुल जी को पता, राहुल को भी पता है, he also was there as a reporter that time, so that then he also knew that there was, हमको किसी को पता नहीं था कोविंद जी का नाम आएगा। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का नाम नाम चल रहा था लिस्ट, मतलब तभी ये द्रौपदी जी के नाम, तभी मुर्मू के अलावा तब जो मुझे इतना याद नहीं है। बहुत लोगों को कि ट्राइबल का नाम बोल रहे थे, दलित का नाम बोल रहे थे, OBC का नाम, महिला, सब आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हु ऑल वर देयर, बट ये 2017 में भी उनका नाम बहुत लोग हम भी लिखा था, इनकी प्रोफाइल भी तैयार करके रखी थी। ये हो सकता है। एक तो लोग बोलते हैं कि मोदी जी इनकी काम और जैसे वो आए, जैसे कि एक टीचर थी, हाँ, जो हम्बल बैकग्राउंड एंड हाँ, वो हार्डकोर बीजेपी भी है। वो हमेशा उड़ीसा में जब नवीन पटनायक और बीजेपी मिलके जब सरकार बनाए थे तब भी उसी में मंत्री थे। उड़ीसा से बीजेपी का एक उतना वो नहीं था, फिर भी दिस वाज एन एरिया, मुर्मू जी का जो एरिया, शी ऑलवेज प्रोटेक्टेड दैट फॉर बीजेपी। तो ये भी उसके मेरे ख्याल से उसकी प्लस पॉइंट्स में गई है। बीजेपी हमेशा पार्टी के साथ ही था। जैसे ये लोग एक पहले जो भी नेताओं से, मंत्रियों से उसी दिन पूछा था, बोला कि सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से आ गया, महिला है, ट्राइबल आदिवासी है, ये हमको पूर्वी इलाके से है। यस, ये भी आया, इन्होंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2019 बीजेपी प्लान। यस, हम अगर यहाँ सेंट्रल एरिया में और नॉर्थ में कुछ गंवाते हैं तो हम यस, उन्होंने कैचमेंट एरिया बनाया था अराउंड 150 सीट्स, जिसमें ये जो कोरोमंडल स्टेट बोलते हैं बीजेपी ने उनको, उड़ीसा उसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेट था। और बीजेपी का प्लान भी है उड़ीसा में, वो भी इम्पोर्टेंट है इसमें। यस, बीजेपी सोचते हैं कि यस, ये जो बीजेपी को नवीन पटनायक का BJD का जो वोट बैंक है वो भी बीजेपी लग रहे है कि हमें ही मिलने वाला है कि आगे इसलिए कि नवीन पटनायक के बाद BJD में ऐसा सेकंड रंग लीडर्स नहीं है, तो वो सोचते हैं कि पार्टी
ऐसे डिसॉल्व ही हो जाएगा। तो जैसे जेडीयू के बारे में वो बिहार में सोचते हैं, ऐसे बीजेडी के बारे में पोस्ट नीतीश कुमार ये सारा प्लान करके, जैसे मैंने पहले बोला, बीजेपी आगे भी प्लान होगा, पीछे भी प्लान होगा इनका, बिना सोच समझ के ऐसे उनका इलेक्टोरल गेन्स, आइडियोलॉजिकल गेन्स, ये सब देके बीजेपी एक। ठीक है, तो जयंतोदा, ये टीएमसी के नेता रहे यशवंत सिन्हा का नाम क्या स्टॉप बैक अरेंजमेंट था? कैसे ममता बनर्जी ने मनाया उनको? सॉरी, मैं सुना नहीं गया। यशवंत सिन्हा को कैसे तैयार किया ममता बनर्जी ने? कई लोग कह रहे हैं कि वो एक जी हाँ बोलिए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी यशवंत सिन्हा के जो कैंडिडेचर है, ये एक मजबूरी से ही चुना गया है, क्योंकि कांग्रेस का अपना कैंडिडेट ऐसे कोई मिला ही नहीं जो मतलब हारने के लिए तैयार। ऐसे कोई कैंडिडेट मिला नहीं, क्योंकि यशवंत सिन्हा तो हारेंगे पक्का है, जितना बहुत कठिन है। लेकिन ममता बनर्जी का स्ट्रैटेजी दूसरी है, क्योंकि जैसे अभी हमारे मित्र बोल रही थी ना कि बीजेपी का जो मास्टर प्लान है, मैं भी मानता हूं ये द्रौपदी मुर्मू इसे मेजर मास्टर स्ट्रैटेजी ऑफ मोदी जी, अमित शाह जी, क्योंकि ये इसको काउंटर करना, क्योंकि ममता जी द्रौपदी मुर्मू के नाम ये इसके पहले जो चुनाव हुआ था, चुनाव में कोविंद जी के समय भी चिट्ठी लिख के भी टीएमसी ने द्रौपदी मुर्मू का नाम दिए थे। वो चिट्ठी है कि आप द्रौपदी कैंडिडेट कीजिए, और वो कुणाल घोष जैसा व्यक्ति थे, वो चिट्ठी लिखे थे और वो बोले थे करना चाहिए। अभी क्या हुआ, द्रौपदी मुर्मू का नाम जैसे आप बोल रहे थे, इतना अचानक ये नाम आ गया, ऐसे नहीं है, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये भी हम लोग सोच रहे थे कि जो लोग मीडिया में आते हैं जिनका नाम वो मोदी जी के लिए नहीं होता है, तो द्रौपदी मुर्मू का नाम जब आ गया है मीडिया में तो होगा नहीं, क्योंकि वो कोविंद जी जैसे होगा जो जिसका नाम मीडिया में आया नहीं। लेकिन इसमें जो मास्टर स्ट्रेटेजी है, जैसे अभी लीज बोल रही थी, हिंदुत्व जो है उसमें ब्राह्मणिकल हेजेमनी जो आरएसएस का जो समस्या होती थी, अभी बहुत सालों से ये कर रहे हैं। और मैं तो मानता हूं वाजपेयी एडवाणी के समय से शुरू हुआ था, जब बगैरो लक्ष्मण को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था, साउथ एंड जो दलित एंड एससी एसटी पॉलिटिक्स। लेकिन अभी क्या है, देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी जो है, वो ट्राइबल कम्युनिटी हिंदू है या नहीं हिंदू है, ट्राइबल कम्युनिटी अभी शिव जी के वहां द्रौपदी मुर्मू मैं देख रहे थे कि वो जो झाड़ू लगा रही है, तो एक्चुअली ट्राइबल कम्युनिटी शिव जी के पूजा करते नहीं है, वो पेड़ पौधा को पूजा करते हैं। और ये जो इंक्लूसिविस्ट अप्रोच ऑफ हिंदुत्व, इसमें ममता जी के लिए प्रॉब्लम है। वो जसवंत सिन्हा का नाम जिस समय चुना गया, उस समय द्रौपदी का मुर्मू बाद में ये लोग अनाउंस किया ना, तो उस समय गोपाल गांधी नहीं राजी हो रहे हैं। अभी आपको पता है, जरूर पता है कि ये जो आप बता रहे थे ना शुरू में कि जसवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के साथ ऑफिशियली नाता अनाउंसमेंट के पहले तोड़े। आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, पार्टी कैंडिडेट नहीं हो सकता है, वो तो सब लोग जानते हैं। तो ये क्या जरूरत था ट्वीट करके बताना कि आई एम डिसोसिएटिंग माई सेल्फ फ्रॉम टीएमसी? उसका कारण सीपीएम है और सीताराम येचुरी, क्योंकि बंगाल में ये ममता बनर्जी के कैंडिडेट तो कांग्रेस और लेफ्ट मान रहे हैं। ये बहुत एम्बैरेसमेंट फॉर द सीपीएम एंड कांग्रेस इन बंगाल। और अधीर चौधरी को रिएक्शन लीजिए, मोहम्मद सलीम को रिएक्शन लीजिए, ये रिएक्शन राहुल गांधी से ज्यादा रिएक्शन बंगाल कांग्रेस में हो रहा है। तो अभी कांग्रेस अगर एक कैंडिडेट देते, और गोपाल गांधी को भी सीताराम येचुरी ने फोन किए थे कैंडिडेट होने के लिए बोले थे, लेकिन कोई राजी नहीं हो रहा है, क्योंकि गोपाल गांधी कितने बार हारने के लिए ये तैयार होंगे। तो अभी इस समय जसवंत सिन्हा जो कैंडिडेचर, ये ममता बनर्जी को भी पता है कि द्रौपदी मुर्मू जीतेगी, लेकिन अभी नंबर गेम में राजा नवीन पटनायक, अभी तो उड़ीसा का वोट भी आ जाएगा, जगन का वोट तो है ही। तो इसीलिए ममता बनर्जी स्टेटमेंट भी कर रहे हैं कि हम द्रौपदी मुर्मू के पर्सनल खिलाफ नहीं है, ट्राइबल लीडरशिप को हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी ए सिंबॉलिक। हमारे देश में जो लड़ाई है, तो ऑपोजिशन को कंसोलिडेशन, देखिए फायदा क्या हुआ, कांग्रेस के साथ ममता का झगड़ा चल रहा था, राहुल गांधी के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम, वो तो मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं था,
क्योंकि वो स्टेटमेंट किए थे कांग्रेस कि ममता बनर्जी का क्या अधिकार है मीटिंग बुलाने का। तो अभी इस समय जसवंत सिन्हा को एक्सेप्ट करना कांग्रेस के लिए, हाँ राहुल गांधी जैसे लीडरशिप के लिए, ये ममता के लिए फायदा हुआ है कि ऑपोजिशन, इसमें प्रेसिडेंट चुनाव का इशू ही नहीं, ये ऑपोजिशन कंसोलिडेशन का रिहर्सल हो रहा है जिसमें कम से कम कांग्रेस और लेफ्ट को मानना पड़ा है ये कैंडिडेचर, और कोई कैंडिडेट भी नहीं। अभी इस समय जो द्रौपदी मुर्मू, एक समस्या ये हुआ है कि ट्राइबल लीडरशिप के खिलाफ ममता बनर्जी भी नहीं जा सकते। जसवंत सिन्हा को मनाना बहुत कठिन नहीं हुआ, क्योंकि जसवंत सिन्हा को आप ममता बनर्जी ने राज्यसभा अभी तक नहीं दिए हैं, अभी शत्रुघ्न सिन्हा को भी लोकसभा से जीत के आ गए हैं। तो हम कहते हैं ये जो बिहार के जो परिचित लीडरशिप, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रविशंकर और हम लोग तीनों को मानते थे, तो रविशंकर तो बीजेपी में है और शत्रुघ्न सिन्हा आ गए हैं, जसवंत सिन्हा का कुछ मिला नहीं, तो कम से कम एक कैंडिडेचर देके ममता बनर्जी जसवंत सिन्हा को सम्मान दिया है। अच्छा, शरद पवार ने भी बोले थे कि हम राजी नहीं है, क्योंकि अगर मोदी जी भी सपोर्ट करेंगे, कॉन्सेंसस होगा तो करेंगे। तो ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल जसवंत सिन्हा कैंपेन करेंगे और उसमें ममता का यही फायदा है, लेकिन कोई प्रेसिडेंट चुनाव में जीतने का कोई संभावना है ऐसे तो मैं नहीं देखता हूं इस इशू को। लेकिन जसवंत सिन्हा को जो मनाने का आप इशू बोल रहे हैं ना, मुझे लगता नहीं है इसमें ज्यादा मेहनत ममता जी को करना पड़े। तो जयतुदा ये बताइए कि क्या अब इस राजनीतिक शहादत के बाद फाइनली यशवंत सिन्हा को टीएमसी राज्यसभा भेज देगी जब भी आगे सीट खाली होगी? देखिए, आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, मतलब हम तो पॉलिटिक्स पे देयर इज नो फुल स्टॉप, आज जो सोचते हैं कल नहीं भी हो सकता है, क्या इक्वेशन बनेगा। लेकिन आज के दिन में जसवंत सिन्हा यही प्रेशर देंगे कि हम ये आपके एक बार कहने पर, जैसे होता है ना पॉलिटिक्स में हर जगह होता है, आप सुषमा स्वराज जी को बेलारी भेज दिए थे, दिल्ली के चुनाव बदला खुराना साहब सिंह, अरुण जेटली किया तो राजी नहीं हुआ था, राहुल को याद होगा। ढाका में मौसम में बदलाव, नेटवर्क में कुछ इशू। आदेश आपके पास जल्दी से आएंगे। कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कायतन तो उनको अपना कैंडिडेट देना चाहिए था, पर कांग्रेस ऐसा कर नहीं पाई, क्या वजह रही? देखिए, इसकी बड़ी वजह ये रही कि जब उम्मीदवार चुनना था, उसकी जद्दोजहद हो रही थी, उसी वक्त गांधी परिवार को ईडी का नेशनल हेल्थ मामले में नोटिस आया। और उसके बाद की जो कहानी आप सबको पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि राहुल गांधी को 13 तारीख को पहली बार बुलाया गया ईडी के सामने, और लगातार 5 बार, यानी कई दिन तो ऐसा हुआ कि उनको लंच ब्रेक के लिए छोड़ा नहीं गया। उसके बाद रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक ईडी ने पूछताछ की। और कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, यानी 2 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, राज्यसभा लोकसभा के सांसद, इसके अलावा कांग्रेस ने अपने पूरे देश के विधायकों को और कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुला लिया था। तो कांग्रेस लगी थी राहुल गांधी को ईडी दफ्तर छोड़ने में और वहां से वापस लाने में। यानी कांग्रेस की जो बड़ी मुसीबत थी वो थी गांधी परिवार और ईडी के बीच चल रही जो संघर्ष था वो। तो कांग्रेस पार्टी का ध्यान कहीं भी राष्ट्रपति चुनाव पे नहीं था। मुझे भी हैरानी इस बात के ऊपर हुई कि जो यशवंत सिन्हा पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ राजनीति करते रहे, उनके खिलाफ बोलते रहे, उस पर कांग्रेस कैसे मानी। तो मैंने फिर एक नेता से बात की तो उन्होंने बताया कि पार्टी का पूरा ध्यान जो है वो राहुल गांधी को लेके था, उनके ऊपर पूरा फोकस था, पूरा केंद्रित था, और इसीलिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और एक और इंटरेस्टिंग बात सौरभ, कल मैं किसी विधायक से बात कर रहा था, झारखंड के 2 विधायक इकट्ठे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम ट्राइबल स्टेट हैं, हम यशवंत सिन्हा को वोट देके क्या हासिल करेंगे, हमें कायदे से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको, द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करना चाहिए। तो कांग्रेस के अंदर भी जहाँ ट्राइबल जो एमएलएज हैं उनकी भी ये फीलिंग है कि यशवंत सिन्हा को वोट देने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उनका जो वोट है वो वेस्ट होगा। लेकिन जो स्टेट की जो उनकी लीडरशिप है, जो आइडियोलॉजी है, जहाँ ट्राइबल वोटर्स हैं, उसके ऊपर उसका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन स्वागत कर रहे हैं यशवंत सिन्हा का, लेकिन अंदर से, मन से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में किया जा रहा है क्योंकि उनको चुन लिया गया है। ये सब जानते हैं कि यशवंत सिन्हा ये बाजी हार जाएंगे। और जैसा बार बार चर्चा होती है कि पवार साहब का नाम भी फ्लोट हुआ था, पवार साहब पुराने दिग्गज है, उनको पता था कि चुनाव हारना है और वो हारी हुई बाजी वो कभी लड़ना नहीं चाहेंगे।
तो कुल मिला के आपको ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस का पूरा ध्यान गांधी परिवार पे था, ईडी पे था, इसीलिए आदेश ईडी वाला मसला तो अभी आया ना, क्या मतलब अमूमन इस तरह के बड़े इवेंट के लिए आप 4 महीने 6 महीने पहले से तैयारी शुरू करते हो, कोई तैयारी नहीं थी इनकी? देखिए, एक तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि कांग्रेस पार्टी ने कोशिश बहुत की गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पे, शरद पवार के नाम पे, फारूक अब्दुल्ला के नाम पे कि कहीं सहमति बन जाए, लेकिन इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। और जहां तक आप ईडी की बात कर रहे हो, इसकी जानकारी बहुत पहले कांग्रेस पार्टी को मिल चुकी थी कि ईडी जो है वो गांधी परिवार को हेराल्ड केस में बुलाने वाली है और उनसे पूछताछ करने वाली है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये था। लेकिन सही बात यह है कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार था ही नहीं, भले ही बहाना आज ईडी का हो या मैं कहूं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट से जो पूछताछ होनी है उसका हो। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इनके पास कैंडिडेट था ही नहीं, और उसके बीच में ईडी आई तो इनके पास एक एक्सक्यूज हो गया। लिज, बिफोर आई मूव टू राहुल जी एंड नीरजा जी, क्या किसी और नाम पर भी विचार आया था अरविंद केजरीवाल या किसी और की तरफ से? हाँ जी, मैंने ऐसे सुना था कि अरविंद केजरीवाल ने कोशिश किया था कपिल सिब्बल को एक कैंडिडेट बनाने के लिए। हमें पता है कंबाइंड ओपोजिशन की तरफ, तो इन्होंने बात भी किया था बहुत नेताओं से। सपा से तो है अभी वो करके आया, समर्थन से राज्यसभा में आया। तो और वो इवन आई वाज टोल्ड दैट वो केजरीवाल ने सोनिया गांधी से भी बात किया था कपिल सिब्बल के लिए। तब तक तो कांग्रेस ने कांग्रेस की तरफ से उनसे बोला है कि हमने तय किया है, हमने प्रॉमिस किया है यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे एक मूवमेंट भी था पीछे। बोल दिया होगा, अदरवाइज गांधी परिवार तो कपिल सिब्बल से बड़ा नाखुश है। हाँ हाँ सर, वो तो है, लेकिन उनको तो उनके पास तभी तो एक्सक्यूज था, तभी तो हमने ये ओपोजिशन, यूनाइटेड ओपोजिशन ने डिसीजन लिया था। दैट इज द एक्सक्यूज दे हैव गिवन। आई वांट टू ऐड, लिज ने जो कहा कि सिब्बल का नाम दिया गया था, बिल्कुल सही बात है, दिया था। दरअसल इसकी बड़ी वजह क्या है, जब कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने की बात आई तो कांग्रेस के 3 अलाइज ने, जिसमें जेएमएम, शिवसेना और डीएमके ने ये ऑफर दिया था कि हम कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज देते हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं कि जब G23 बना था उसमें सिर्फ एक नेता ऐसे थे, कपिल सिब्बल, जो हमेशा गांधी परिवार के खिलाफ बोलते आए, जिसके बाद वो कभी पैचअप नहीं हो पाया। इसीलिए 3 अलाइज के राज्यसभा टिकट देने के बावजूद भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी और बाकी सीनियर नेता इस बात को लेकर नहीं माने। मजबूरी में कपिल सिब्बल, जेएमएम भी शायद चाहती थी कि वो भेज दे सिब्बल को, डीएमके चाहती थी, शिवसेना चाहती थी, सब चाहते थे, लेकिन कांग्रेस गांधी परिवार नहीं माने। कितनी पार्टियों में सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के चलते दोस्ती है, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का सबके केसेस उनके पास है, और वो बहुत सारे केस प्रो बोनो भी करते हैं। उनकी खास बात ये, और एडवाइस भी देते हैं। और इवन प्रेस क्लब का प्रेस क्लब का जो केस है उसको भी कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग। राहुल श्रीवास्तव जी का रुख करते हैं, इंडिया टुडे टीवी समूह के नेशनल अफेयर्स एडिटर। राहुल सर। जी सर। कैंडिडेट्स आ गए हैं, अब आगे का क्या है, क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग है? देखिए सौरभ, मैं पहली बात जो कहूंगा, इसमें हमें राजनीतिक दांव पेच, कौन क्या चाहता था क्या नहीं चाहता था, सौरभ ये जो पॉलिटिकल बातें हैं कि कौन ने किसको बैक किया, ये सारी बातें रहेंगी। लेकिन एक भारत के लोकतंत्र के लिए शायद बहुत अच्छी खबर यह है कि 11 करोड़ जो इस देश के ट्राइबल्स हैं और जो कि एक समय सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज माने जाते थे, उनका एक सदस्य आज भारत के राष्ट्रपति का नॉमिनी है और कल वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, टू बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हमारे लोकतंत्र के लिए गर्व का विषय है। चाहे आप प्रेसिडेंट की पोस्ट को सिंबॉलिक बताइए, या आप कहिए कि मोदी शाह डुबो ने मिल करके अपनी चॉइस का कैंडिडेट वहां बिठाया है, उनके पास संख्या भारी है, वो जीत जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक एस्पिरेशन इस पॉपुलेशन का, इस देश की डेमोग्राफी का, कि एक ट्राइबल इस देश का फर्स्ट सिटीजन बन सकता है, इसको लेकर के एक वार्म फीलिंग हम सब में होनी चाहिए कि अभी भी हमारे लोकतंत्र में कुछ वैल्यूज है जो कि खुशी देती है। इसके अलावा मैं एक जो बात आदेश ने बोली, देखिए अगर आप पिछला प्रेसिडेंट का चुनाव पिछले में भी अगर चले जाए तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जिस कैंडिडेट्स को, जिनको वो पुश कर रही थी और जिनको मना कर रही थी, प्रणब मुखर्जी को,
और उस समय पे मुलायम सिंह यादव और ममता की चाल हुई पहले, और उसको मुलायम सिंह यादव ने पलट दिया और रिलक्टेंटली प्रणब मुखर्जी को एक कैंडिडेट मानना पड़ा कांग्रेस को। वहां से एक कहानी शुरू होती है कि पिछली बार आते आते कांग्रेस के पास मीरा कुमार थी, क्योंकि सत्ता में थे, अभी अभी बेदखल हुए थे कुछ साल पहले, तो मीरा कुमार स्पीकर थी, तो एक कैंडिडेट उनके पास बन गया था। लेकिन उस समय पे बीजेपी के पास इतनी भारी संख्या थी, 21 राज्यों में बीजेपी काबिज थी अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ, और 67% से ऊपर का वोट लेकर के रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति बने। ये इस बार जो हुआ है यशवंत सिन्हा जी का, ये एक कांग्रेस के लिए बहुत सिंगुलरली स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। सॉरी, ये वार्निंग ये है कि कांग्रेस इज नॉट इवन इन ए पोजिशन एज ए प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कि वो अपना कैंडिडेट उतार सके और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मैसेज दे कि आप सब मेरे, जहां से मैं खड़ा हूं विपक्ष की लाइन वहां से शुरू होती है। ये एक सिंबॉलिक है। इस बार ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव ने जो मुहिम शुरू करी, उन लोगों ने मिलकर के यशवंत सिन्हा पे कंसेंसस बनाया और उसके बाद आते हुए 17 पार्टियों ने इसका साथ दे दिया। अब कांग्रेस की दुविधा ये थी कि वो ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स को देखे या अपना कैंडिडेट तय करे। प्रॉब्लम कांग्रेस की देखिए, अगर वो इस टाइम पे अपना अगर कैंडिडेट तय करने की कोशिश करती तो कहीं ये भी पॉसिबिलिटी थी कि एक किसको तय करती, क्योंकि जब आदेश कह रहे हैं कि ईडी पीछे आ गई, साहब ईडी ही पीछे नहीं आई थी। उससे पहले कांग्रेस अपनी सत्ता के लिए और कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही थी। इसलिए प्रेसिडेंट का, यानी आपने लंबा वक्फा ईडी में नहीं बिताया है, आपने लंबा वक्फा बिताया है अपनी पार्टी के अंदर, अपने सत्ता के, अपने जो सत्ता के शीर्ष पे है उनको बचाने में। इसलिए कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था। कांग्रेस के पास इसलिए भी कैंडिडेट नहीं था कि जिस ग्रुप में आज वो खड़े हैं, जो कांग्रेस के लोग आसपास खड़े हैं, उनमें कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं था कि गुलाम नबी आजाद जैसा था कि जिसकी एमिनेंस होगी उसको और लोग समर्थन कर सके। क्यों नहीं कांग्रेस ने नाम ले लिया गुलाम नबी आजाद साहब का? इतने सालों से मुस्लिम, कश्मीर, तमाम चीजों का वोट बटोरा है कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम ये थी कि एमिनेंस किसको दे। इस मौके पे जब कांग्रेस की टॉप ब्रास जो हायरार्की है वो अपने आप की दुविधा में पड़ी हुई है। कुल मिलाकर के देखिए, बहरहाल जो बैटल लाइन है वो ड्रॉन है सौरभ, लेकिन विपक्ष का जो गेम प्लान था उसको बीजेपी ने अपने एक ट्राइबल महिला को उतार करके काफी नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि हम अगर ये देखें कि दो एलिमेंट है, एक नंबर गेम है लोकसभा, राज्यसभा, संसद का और असेंबली का, और एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गेम प्लान। और अगर मैं ये कहूं कि सत्ता के अंदर जो इस समय जो काबिज लोग एमपी और एमएलए इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके अंदर अगर वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो बीजेपी को और जो एनडीए है उसको करीब 1.5-2% की वोट की जरूरत थी कुल मिलाकर के कि वो अपने कैंडिडेट को जिता ले। और अगर इस समय पे बीजेडी का समर्थन आ जाता है तो बीजेडी के पास इस समय पे जो टोटल वोट है वो 21,884 के करीब वोट है, 54 के करीब वोट है, यानी 2.9% का वोट इस समय पे बीजेडी के पास है, जो कि अपने आप में बीजेपी के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी के लिए काफी है कि वो 50% से पार जाकर के ऑपोजिशन के यशवंत सिन्हा जी के खिलाफ चले जाए। लेकिन इसमें दूसरी प्रॉब्लम और आई है कि जेएमएम जैसे पार्टियां जहां ट्राइबल विधायक हैं और वो ट्राइबल बेस्ड पार्टी है, वो कैसे उसके खिलाफ जाएगी? वहां से स्वर उठ रहे हैं तो वहां से वोट पलट सकता है। छत्तीसगढ़ की प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर के कहें तो एक मूवमेंट जो ट्राइबल वोट का जो शुरू होगा वो कहां जाकर के रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पे आकर के आपको ये तो बता नहीं सकते आपने वोट किसको दिया है। तो प्रॉब्लम आएगी कि कहीं ये भी वोट जो जेएमएम का और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के तमाम लोग ट्राइबल एमएलए एमपीज के लिए एक मुश्किल का सबब है कि वो ट्राइबल एमपी को, ट्राइबल कैंडिडेट को कैसे अपोज करें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसमें पॉलिटिकल स्टोरी सौरभ जो आगे निकलेगी वो इंटरेस्टिंग है कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ। हम हमेशा ट्राइबल पॉपुलेशन को झारखंड, छत्तीसगढ़ मानते हैं और थोड़ा मदद दे, लेकिन अगर आप देखिए तो आने वाले चुनाव में गुजरात में 14.7 के करीब में ट्राइबल पॉपुलेशन, क्या ये वहां के लिए सिग्नल नहीं हो जाएगा? अगर मैं कहूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखा जाए, ट्राइबल कम्युनिटीज अलग तरह की हैं, लेकिन 68% अरुणाचल में, इसके अलावा आपके 94% मिजोरम में, 86% नागालैंड में,
यहाँ पे भी साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन है। राजस्थान में 13.4% की ट्राइबल पॉपुलेशन है। बीजेपी ने एक शॉर्ट टर्म इस इलेक्शन को जीतने के लिए और एक लॉन्ग टर्म आगे के इलेक्शंस में ट्राइबल्स में अपने वोट बैंक को सुधारने के लिए एक कोशिश की है। प्रेसिडेंट इलेक्शन जो मैं कर रहा हूं कि अभी बीजेपी इस समय जो मैं मेरी कुछ नेताओं से बात हुई थी, उनका कहना है कि पिछली बार रामनाथ कोविंद साहब को अगर 67% से ऊपर वोट मिले थे, तो इस बार भी 56-57% से कम वोट उनको बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं मिलने वाले हैं। उनका कहना है कि बेशक बीजेपी 17-18 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में सिमट गई है इस समय कंपेयर टू 2017, लेकिन वोट जो है वो अच्छा जाएगा। एक सवाल आपने जो लिस्ट से पूछा था, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि बीजेपी जब 20 नामों को कंसीडर कर रही थी, उसमें एक बात है कि झारखंड के एक नेता है अर्जुन मुंडा साहब, वो राष्ट्रपति होते होते रह गए और जो चीज फेवर में गई द्रौपदी मुर्मू की, एक उनका महिला होना इसलिए कि महिला एक ऐसा वोट है जिसको बीजेपी ट्राइबल वोट के अलावा कंसोलिडेट करना चाहती है। अगर आप यूपी के चुनाव देखें, बिहार के चुनाव देखें, तो जो बीजेपी के लिए ग्राउंडस्वेल है नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज और एक जनरली लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीजों को लेकर के, उसका कंसोलिडेशन का जो मामला आया तो अर्जुन मुंडा साहब पे प्रॉब्लम भारी हो गया। दूसरा जो उड़ीसा एलिमेंट था कि एक बार आप उड़ीसा से कैंडिडेट तय कर देते हैं तो जो 2.9% का जो बीजेपी का वोट है वो स्वतः ही चला आता है, क्योंकि बीजेपी के नवीन पटनायक साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा उनको अपोज करना, क्योंकि वो मयूरभंज जिले से आती है। और इसीलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के ठीक टाइम पे प्रधानमंत्री ने नवीन पटनायक जी से बात करी, द्रौपदी मुर्मू जी का नाम प्रपोज किया, उनकी राय ली और उनका ये कहने पे नवीन पटनायक जी के कि मैं इसका स्वागत करता हूं, हमारा साथ होगा, हम उड़ीसा या डॉटर ऑफ उड़ीसा के नाम पे साथ में आएंगे, उसके बाद फाइनल फैसला लिया जाएगा। थैंक यू राहुल जी। नीरजा चौधरी जी के पास चलेंगे। राहुल श्रीवास्तव जी ने जिस बात का जिक्र किया, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री सरना धर्म को लेकर एक प्रस्ताव भेजते हैं, आदिवासियों का एक अलग धर्म। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आई है और वो इकलौती सरकार कही जा सकती है कांग्रेस की जिसे बार बार अपने विधायकों को चेक नहीं करना पड़ता, नंबर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये दो बड़े राज्य हैं। ओडिशा, लंबे समय से भाजपा को लग रहा था कि वो नवीन पटनायक का दुर्ग भेद पाएगी, नहीं भेद पाएगी। बंगाल में भी आदिवासी इलाकों में लोकसभा चुनाव में जिस तरह का समर्थन मिला था, विधानसभा चुनाव में वैसा नहीं मिला। राजस्थान का जो ट्राइबल इलाका है डूंगरपुर और उसके आसपास का, वहां पर लगातार गुजरात के छोटू भाई पसावा की जो ट्राइबल पार्टी है बीटीपी, वो मजबूत हो रही है। क्या इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए आदिवासी बॉक्स के सामने टिक लगाया गया, नीरजा चौधरी जी? और दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि हमने कई बार ये देखा कि राष्ट्रपति के लिए जब कैंडिडेट का चुनाव करता है, खासतौर पर रूलिंग अलायंस करता है, तो कुछ एक दफा होता है कि अच्छा, जैसा पिछले नेता नगरी में डिस्कस हुआ था कि साहब कोई महिला हो तो ठीक रहे, किसी लेफ्ट के नेता ने कहा, फिर वो कांग्रेस के खेमे की तरफ से प्रतिभा पाटिल का नाम आ गया, या उसके पिछले इलेक्शन में बात चल रही थी पीसी अलेक्जेंडर, कृष्णकांत की, पीसी अलेक्जेंडर की, पर आखिरी में सर पर ताज सजा एपीजे अब्दुल कलाम के। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं अमूमन, क्योंकि हम विपक्ष के भी जब नेताओं को देखते हैं तो ज्ञानी जैल सिंह के सामने विपक्ष ने जस्टिस एचआर खन्ना को प्रस्तुत किया था, जीजी स्वेल को सामने लाया गया था। आज बार बार बात हो रही है आदिवासियों की। जीजी स्वेल वो पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, मेघालय से आने वाले थे, डिप्टी स्पीकर रह चुके थे, वीपी सिंह ने नाम रखा था और भाजपा ने उनका सपोर्ट किया था शंकर दयाल शर्मा के बरिस पर। तो हम देख रहे हैं कि लगातार पॉलिटिकल मैसेजिंग, सिंबोलिज्म, इन सबका बहुत खेल रहता है। आपकी नजर में क्या फैक्टर्स रहते हैं और ये जो आदिवासी पॉलिटिक्स का एक असर्शन हो रहा है, क्या बीजेपी उसकी काट के लिए ये दांव चल रही है? नीरजा चौधरी जी। देखिए सौरभ, मैं मानती हूँ 3 मेजर फैक्टर्स हैं जी। एक तो और लोगों ने जिक्र किया। पहला फैक्टर सिंबॉलिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल ने कहा है उस सिंबलिज्म को हम शायद वो टूल शायद नहीं दे रहे जो देना चाहिए। एक मैं छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगी। कुछ साल हुए जब मैं भुवनेश्वर गई थी किसी मीटिंग के लिए, वहां होटल में थी,
जी। और सुबह जैसे के वॉक करते हैं ना, उसका बड़ा गार्डन था होटल का, तो कोने कोने आप एक चक्कर मार के सुबह वॉक कर रही थी। वहां कई ट्राइबल महिलाएं थी जो कि गार्डन को देखती थी, सफाई करती थी। और जब मैं उनके पास से गुजरी तो बहुत जैसे अदब से वो एकदम 10 कदम पीछे हो गई कि वो मेरे साथ, मेरे नजदीक उनको दिखना भी नहीं चाहिए। और वो ऐसे ऐसे जैसे कहते हैं ना, आपको ग्रीट करना अदब से और पीछे हटते चले जाना, वो सीन मैं कभी नहीं भूली हूँ। वही महिला, वो की उड़ीसा की महिला आज देश के अहम पद पे बैठने जा रही हैं। वो उनको आर्म फोर्सेस के चीफ्स सलाम करेंगे, उनको वो लीड करेंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अब का विजिटर बनेंगी। वो सारा एजुकेशन सिस्टम उनकी तरफ देखेगा। सेंटर स्टेट के रिलेशंस हार्मोनियस हो, ये इनकी जिम्मेदारी रहेगी। कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो माना जाता है, हेड ऑफ स्टेट तो माना जाता है। तो ये होना कोई छोटी चीज नहीं है। डेमोक्रेसी का डिवोल्यूशन, विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेसी हमारी बहुत ही फ्लॉड है, इसमें दो राय नहीं है और ये चिंता का विषय है। बंबई में जो नज़ारे हो रहे हैं, इलेक्शंस को जैसे अंडू किया जा रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो तबका एकदम कगार पे रहा है, उसको सत्ता में शिरकत मिलना और देश के अहम पदों पे बैठना, ये हिंदुस्तान के लिए छोटी चीज नहीं है। मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ा सिंबलिज्म है। सिंबॉलिक हर एक चीज नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है ट्राइबल कम्युनिटी इससे इलेक्ट्रीफाई होगी। दूसरी चीज जी, ये इलेक्ट्रीफाई होगी और रीच आउट होगा, और मुझे लगता है ट्राइबल्स में, आदिवासी में ज्यादा होगा, और कम्युनिटीज चाहे दलित है, महिला है, मुस्लिम है, माइनॉरिटीज और है, वो थोड़ा आदी हो गए हैं सिंबलिज्म के, लेकिन इस चीज में ट्राइबल्स आदी नहीं हुए। जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, वो तो बहुत क्लियर है। आपने स्टेट्स गिना दिए, 7 स्टेट्स तो बहुत क्लियरली हार्टलैंड के हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र वेस्ट के हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जी, जहाँ बहुत बड़ी तादाद है ट्राइबल्स की। नॉर्थ ईस्ट अपनी जगह है। तो ये एक नया वोट बैंक है, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कि भाजपा कर रही है 2024 को मद्देनजर रखते। एक ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसपे वो फोकस करेगी, तो इसकी वैल्यू वो है। तीसरा तो है ही, जो कि न्यू बीजेपी का गठन नरेंद्र मोदी जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, 14 से जब से वो पावर में आए हैं, उसमें ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं है, जो कि पहले हुआ करती थी। वो पार्टी आज है, अंग्रेजी में शब्द है ना, सबऑर्डिनेट क्लासेस, जो पिछड़ा वर्ग, गरीब तबका, ओबीसी, दलित, ट्राइबल, वो पार्टी चाहते हैं इन तबकों को रिप्रेजेंट करो। तो उनकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी उसी तरह गियर्ड है, उनकी पॉलिटिक्स भी उसी तरह गियर्ड है, और ये द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना ये बड़े स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, एक तो कहते हैं ना मूव है। तो एक चीज मैं कहूंगी, आपने ये सवाल मेरे से पूछे, पर एक चीज मैं ऑपोजिशन के बारे में कहना चाहूंगी। जी मैम, प्लीज। I don't want to talk too much, but normally जब आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पहले प्रेसिडेंट का चुनाव होता था तो साल भर इंदिरा गांधी जब पावर में थी, नरसिम्हा राव भी, के.आर. नारायणन का जो किया था, बहुत पहले उनको बता दिया गया था कि उनका होने वाला, आप चुप रहिए, शांत रहिए, अपनी वाइफ को भी कहिए, बोलेंगी नहीं। ये भी मुझे याद है कहा गया था, वेंकटरामन का साल भर पहले बता दिया जाता था, आपको तय कर दिया है, तो इसके बारे में कुछ नहीं था। सोच समझ के एक्सरसाइज होती थी, कौन बेहतर है कौन नहीं, फायदा नुकसान सब होता था।
अब ऑपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है उसमें आप शुरुआत ही करते हैं जब आप मीटिंग बुलाते हैं। पहले मीटिंग आपका फाइनल कदम होता था, जहां सब चीज फॉर्मलाइज होके अनाउंस होती थी। यहाँ शुरुआत पहला कदम होता है कि आप सोचना शुरू करते हैं। इसकी वजह से आपके 3 कैंडिडेट्स शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, गोपाल कृष्ण गांधी ना 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 और यशवंत सिन्हा ना कह दे तो बिल्कुल भगोनी थी ऑपोजिशन की। तो ये ना 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 तो बिहाइंड द सीन्स होना चाहिए था। अब ममता बनर्जी ने पहल की और यशवंत सिन्हा मान गए। मेरा भी सवाल है कि हमको प्रॉमिस किया गया राज्यसभा, ममता बनर्जी देंगी, ये आगे टाइम बताएगा। लेकिन उन्होंने बात तो ठीक कही है कि मेरा जो मकसद होगा वो ऑपोजिशन को इकट्ठा करना होगा। ऑपोजिशन के लिए प्रेसिडेंशियल चुनाव वही है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑपोजिशन यूनिटी को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लिज, एक आखिरी सवाल आपसे, हाउ बीजेपी इज प्रिपेयरिंग, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। जैसे हमने देखा कि गजेंद्र सिंह शेखावत और जो बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल, वो द्रौपदी मुर्मू जी जब आई दिल्ली तो उनके पीछे चल रहे थे। फिर हमारे पास खबर है कि द्रौपदी मुर्मू ने फोन किया ममता बनर्जी को और तमाम विपक्षी नेताओं को। उसके पहले खबर आई थी कि राजनाथ सिंह रीच्ड आउट टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। और हम ये भी देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने एक तरह से कह दिया है कि हम द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। नीतीश कुमार के मंत्री कुछ दिन पहले हम लोग जब यहाँ चर्चा भी कर रहे थे, कह रहे थे नहीं नीतीश जी राष्ट्रपति बने। नवीन पटनायक को तो दे वेरी स्मार्टली फिक्स दैट लास्ट डेट की, अच्छा तो बोल दिए 1-1.5% कैसे आएगा, तो 1-1.5% से तो वो बहुत ऊपर चले गए। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस तरह की कॉम्बिंग की जाती है, किस तरह की स्ट्रेटजी बुनी जाती है? हाँ, ये पहले पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को पार्टी ने डिप्यूट किया था कि आप लोग सबसे बात करो, कॉन्सेंसस को बनाने के लिए कोशिश करो। उसमें उतना होप तो नहीं था, इसलिए कि जो पॉलिटिकली चार्ज सिचुएशन है, अभी इतना एनिमोसिटी है रूलिंग और अपोजिशन के बीच में, ऐसे कोई संभावना नहीं था। फिर भी उन्होंने कोशिश किया, फॉर नेम सेक एटलीस्ट उन्होंने राजनाथ सिंह जी ने सबको फ़ोन किया था कि ममता जी को फ़ोन किया था, सारा नवीन जी को फ़ोन किया था, ऑलमोस्ट ऑल लीडर्स, राजनाथ सिंह जी एंड पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा हैड स्पोकन बिफोर पार्टी जो अनाउंसमेंट किया उससे पहले इन्होंने एक बार एक राउंड बात किया था। उसके बाद पार्टी ने अनाउंस किया कि इनसे कंसेंसस नहीं बन पाया, इसलिए हम हमारी अलायंस के साथ बैठ के कुछ नाम हो गया था, उसमें से डिस्कशन करके इनको द्रौपदी मुर्मू जी को कर रहे। इसके बाद इनके पास पिछले से कम है अभी। हमको पता है बीजेपी का नंबर तो अभी ज़्यादा है, लेकिन उनका जो सहयोगी हमें पता है महाराष्ट्र और पंजाब में उनका जो अलायंस है छोड़ के गया, इसलिए इनका जो एनडीए का वोट है पिछले जैसे इनको कोविंद जी को 7 लाख से ऊपर मिला था वोट, अभी जैसे एनडीए का पहले जब शुरू किया था उसमें 6 लाख से कम था उनका वोट, 50% नहीं था, 48% था। तो उनको लेकिन पहले से उन्होंने वाईएसआरसीपी, एआईएडीएम के टू एन एक्सटेंट टीडीपी और बीजेडी इनसे बात किया था। ये बात करके उन्होंने आगे मतलब नेक्स्ट स्टेप लिया था। एक तो इसके बाद इन्होंने बीच में 14 मेंबर एक कमेटी बनाया, बीजेपी का मंत्री थे उसमें किशन रेड्डी कल्चर मिनिस्टर है और शेखावत जी, गजेंद्र शेखावत जी इज द हेड ऑफ दैट टीम। उनको उनसे ये बोला कि सारा कोऑर्डिनेशन करने के लिए कि एमएलएस को, आपको पता 4000 से ज़्यादा एमएलएस उसमें है, उसमें से सारे सबसे वोट जैसे कोऑर्डिनेट करें। इनको एक ट्रेनिंग भी देना पड़ता है, कुछ लोग जैसे उनका वोटिंग अलग तरीके से होता है, हरा बैलेट पेपर मिलेगा, हाँ प्रेफरेंशियल वोट है मतलब को, और गुलाबी बैलेट पेपर मिलेगा, यस एमएलएस को, फिर नंबर कौन सा पेन 1 2 3, यस वो सब उनका ट्रेनिंग, एमएलएस को कुछ एमपीस भी नया है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाया। अभी एक और है कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने बात किया है फ़ोन पे, अभी शी विल हैव ए नेशन वाइड टूर, सब सारे स्टेट में जाएंगे, सब सीएम से मिलेंगे, पार्टी नेताओं से मिलेंगे और
मांगेंगे, मतलब मुझे वोट देने के लिए फॉर्मली वोट मांगेगा। कुछ लोग नहीं देंगे लेकिन फिर भी मांगेंगे। एक ऐसा होता है कि दिस इज द प्रोसीजर ये लोग। लेकिन मुझे ना इसमें एक इंटरेस्टिंग बात में करना चाहता है। एक तो हम ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में जब डिस्कशन शुरू हुआ था, उसमें केटी शाह ने मेंबर केटी शाह ने एक प्रपोजल दिया था संविधान सभा में, हाँ, कि हर व्यक्ति इंडिया में हर व्यक्ति एक वोट करके प्रेसिडेंट को चुनना है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उसको मना किया था और जवाहरलाल नेहरू जी भी मना किया था। इसके बाद इन्होंने बोला कि 3 इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए मिलकर, कि एक तो लोकसभा, राज्यसभा एंड असेंबलीज। अभी हमें देख लीजिए, अभी जो है, अभी नेहरू जी का उस समय का आर्ग्यूमेंट यही था कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में जो जीत रहे उसका बस उसका ही कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, स्टेट्स का भी मैंडेट, स्टेट्स, हाँ, जो जैसे कि ओवरऑल एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आप देख लीजिए असेंबली का, अभी देखें तो बीजेपी को या एनडीए को इसमें मेजोरिटी नहीं है। एक इलेक्टोरल कॉलेज है असेंबली। राज्यसभा में इसमें भी एनडीए को मेजोरिटी नहीं है, लेकिन लोकसभा में ब्रूट मेजोरिटी है। लेकिन कैंडिडेट बनेगा जो लोकसभा में जो ब्रूट मेजोरिटी है उनका एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनेगा। एक जैसे मैंने एक टेल पीस जैसे बोला इनका ये, लेकिन जैसे वापस वील गो बैक टू बीजेपी स्ट्रैटेजी। बीजेपी का एक स्ट्रैटेजी है, राहुल को भी पता है, वो तो कभी इंग्लिश में एक सेइंग है ना, लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। वो कुछ भी नहीं, जो भी हमारे पास नंबर है जीतेगा। फिर भी ये लोग, अभी देखो आप वाइस प्रेसिडेंट का भी ऐसे ही होगा कि दे विल नॉट लीव एनीथिंग अनमूव्ड और अनटर्न्ड टू सी दैट जो हम चाहते हैं वो होना है। अभी हम महाराष्ट्र में भी ये देख रहे, अभी जैसे इनका थोड़ा डिले हो गया, लेकिन एम्बैरेसमेंट जो हो गया उसका भी जवाब अभी ठीक से दे रहे हैं उन्होंने। 2 क्विक क्वेश्चंस। जयंत सिन्हा के पॉलिटिकल फ्यूचर का क्या होगा? हजारीबाग से दूसरी बार के भाजपा सांसद, जिनको एक वीडियो जारी कर सफाई भी देनी पड़ी। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में वो राज्य मंत्री भी रहे थे, वित्त विभाग और कुछ और विभागों के। तो अभी वो सिर्फ एक सांसद है। तो पिता के इस कर्तव्य के बाद एक चीज, और दूसरी चीज, क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए सत्ता के गलियारों में कुछ नाम अफवाहों की शक्ल में, र्यूमर मिल में आने शुरू हो गए? या पहले जयंत सिन्हा का मुझे नहीं लग रहा है कि जयंत सिन्हा वॉज ऑलरेडी वो एक सेपरेट एंटिटी। अपने बाप से उन्होंने, मतलब ये जो कैंडिडेट्स है इस न्यूएस्ट थिंग। पहले जैसे आप देख लो, जितना आर्टिकल इन्होंने लिखा, जितना साउंड बाइट दे रहे थे, जितना अटैक दे रहे थे, कोई भी अपोजिशन लीडर्स के सादा अटैक जयंत सिन्हा जी से आ रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी हो, सॉरी जयंत सिन्हा के पापा से आ रहे थे कि यशवंत सिन्हा से आ रहे थे कि इकोनॉमिक पॉलिसी हो, कुछ भी हो। तभी हमेशा जयंत सिन्हा उन्होंने अपना राय किया था। देखिए, मैं आई एम डिफरेंट, आई एम इंडिपेंडेंट। इसमें वो पार्टी में रहा कि मंत्री पद उनको, दिस इज वन ऑफ द रीजंस ओनली अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। और भी चीज़ें है उनसे मंत्री पद से अलग रखने के लिए, मतलब टू कीप हिम आउट ऑफ द कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन ये जो इस कैंडिडेट की वजह से उनको ज़्यादा, आई डोंट थिंक दैट ही विल हैव लॉट ऑफ, हाँ, लेकिन उनको टिकट मिलेगा। पार्टी ने पहले से तय किया होगा कि इनको टिकट देना है। कि दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हमने बहुत नाम पहले से सुन रहे कि ये केरला गवर्नर से लेके बहुत आरिफ मोहम्मद खान से लेवल, इवन नकवी जी का भी नाम सुन रहे थे, ऐसे बहुत नाम सुन रहे। लेकिन अच्छा, अभी जो कई राष्ट्रपति के नाम चल रहे थे वो उपराष्ट्रपति के ब्रैकेट में आ गए, थावरचंद। यस, थावरचंद, हाँ, यस, या। और सुरेश प्रभु जी का भी नाम सुना, इसलिए कि वो, हाँ, उन्होंने एक मीटिंग एक आरएसएस नेता से पिछले हफ्ते एक मीटिंग किया था, इसकी वजह से, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी मिला था, इनकी वजह से ये इसका एक रीजन ये बोल रहे हैं कि देखिए, राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए का जो मेजोरिटी नहीं है उसमें बहुत चीज़ें करना पड़ता है। लेकिन ये जब एक बीजेपी का नेता किए तो
थोड़ा दिक्कत होगा कि एक बीजेपी से थोड़ा सा अलग, लेकिन बीजेपी का ही मतलब लीनियंस ही है तो उसमें ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा भी एक सोच है। वो जैसे कि प्रेसिडेंट का हो गया, प्रधानमंत्री जी तैयार करेगा ये तभी। अच्छा, राहुल श्रीवास्तव जी, मैं आपसे 2 सवालों के जवाब चाहता हूं बिफोर वी क्लोज दिस प्रोग्राम आफ्टर वन लास्ट रिमार्क बाय नीरजा मैम। पहला, आपने अर्जुन मुंडा का जिक्र किया, मतलब ये बातचीत कितनी पुख्ता ढंग से आगे बढ़ी थी, क्योंकि अर्जुन मुंडा भी लंबे समय से राजनीतिक पुनर्वास की राह देख रहे थे। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, क्या तैयारियां दिख रही, बिकॉज एवरीबडी इज नाउ टॉकिंग अबाउट इट। जब 20 लोगों की लिस्ट थी उसका फिगर किया, पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो नाम आया, तो बातचीत अर्जुन मुंडा का, यानी जी अर्जुन मुंडा साहब का नाम आया, तो ये बात कही जा सकती है कि ही वाज इन द रेस टिल द लास्ट डिसीजन दैट द्रौपदी मुर्मू, उनके द्रौपदी मुर्मू के फेवर में ज्यादा चीजें स्टैक थी। देखिए, आप अगर ये देखिए कि जीएमएम को अगर आप एक, मैं किसी ट्राइबल और किसी और एंटिटी में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, तो जेएमएम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बीजेडी के जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में जाकर के। तो अगर बीजेपी को अर्जुन मुंडा लेते तो शायद जेएमएम पे ज्यादा दबाव होता, लेकिन झारखंड होता, मगर उतना दबाव नवीन पटनायक पे नहीं पड़ता। जो 2.9% का जो वोट है नवीन पटनायक का, वो द्रौपदी मुर्मू के लिए एक बड़ा फैक्टर बना, क्योंकि वो मयूरभंज जिले से आती। इसके अलावा कुछ और नाम थे जिसमें हमने बात करी, थावरचंद गहलोत जी थे, मैंने ये भी सुना है कि यूपी से किसी एक नेता का नाम था, इसके अलावा महाराष्ट्र से किसी एक नेता है, हालांकि बीजेपी इन सब चीजों का। यूपी से क्या राजनाथ सिंह के नाम की चर्चा हुई थी राहुल जी? नहीं साहब, राजनाथ जी से पहले बातचीत हो गई थी और राजनाथ जी खुद इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, और मुझे नहीं लगता कि इस बारे में ये मामला पार्लियामेंट्री बोर्ड तक पहुंचने वाला मामला था। इससे पहले आपको जिस दिन ये मीटिंग हुई, उस दिन आपको याद होगा कि वेंकैया नायडू जी से मुलाकात की, अमित शाह, जेपी नड्डा वगैरह सब में जाकर के, और वहां पे जाकर के उनको बताया गया था कि हम एक ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, और वेंकैया जी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं, अब वो वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन राज्यसभा है, उनका भी टर्म खत्म हो रहा है। तो वो एक तरह का मैसेज था कि वो कहा यह जा रहा था कि हम आप चयन कर रहे हैं, मगर ये भी कहा जा रहा था कि वेंकैया जी का उस लिस्ट में नाम नहीं, यानी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो रहा है उसमें डिस्कशन उनके नाम पे नहीं होगा। राहुल जी बीच में रोक रहा हूं, माफ करिएगा, मुझे कई लोग कमेंट बॉक्स में आके डांटते भी हैं कि राहुल श्रीवास्तव को बिल्कुल मत टोका करो, इसलिए डबल माफी। अमूमन हमने ये परंपरा देखी के आर नारायणन तक कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर मामलों में राष्ट्रपति के उस पर आ जाता था, मतलब वो जो जाकिर हुसैन साहब, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसी एक परंपरा चली आ रही थी, शंकर दयाल शर्मा, वेंकटरमन, ये सब लोग। वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी से, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे, वेंकैया नायडू दक्षिण भारत से भी आते हैं, क्या उनके नाम पर चर्चा नहीं हुई? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि हमने ये भी सुना कि लेटली आला कमान वाज नॉट वेरी हैप्पी। नहीं, तो आला कमान का सवाल नहीं, संघ में कुछ नाराजगी थी वेंकैया नायडू को लेकर के, ओके, और जो कारण पता लगे वो बहुत छोटे लगे, इस कारण से मैं उसको कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है कि संघ में इसको लेकर नाराजगी। दूसरा एक एज फैक्टर का भी था कि वेंकैया नायडू जी की जो उम्र है, क्या वो क्वालिफाई करते हैं उसके लिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बीजेपी जो है वो पॉलिटिकल मैसेजिंग जो करना चाहती थी, उसकी सिग्निफिकेंस मैं कहूंगा जरूरी है। देखिए, गुजरात में चुनाव 14.7% का वोट है, वो वोट खिसक रहा है। बीजेपी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म, उस तरह की पॉलिटिक्स जो बीती है, उसमें इस डिसीजन को ज्यादा आसानी से, यदि आप उसको ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं कि बीजेपी ने ये डिसीजन क्यों लिया। ये बात आपको एक से पहले प्रोग्राम में हमने जब इस मामले में डिस्कशन किया था कि कौन हो सकता है, तो मैंने आप ये बात कही थी कि साउथ इंडिया का एक नेता पॉसिबली बीजेपी सोच सकती है, क्योंकि बीजेपी के लिए साउथ इंडिया एक फ्रंटियर है, लेकिन साउथ इंडिया एक फ्रंटियर, उसका कितना इम्पैक्ट होगा ये भी बीजेपी में देखने वाला था। जबकि ट्राइबल वोटर का जो एक इम्पैक्ट है वो सौरभ
नीरजा जी मेरी बहुत वरिष्ठ है, मैंने बहुत साल बचपन में नहीं यानी मैं अपने जर्नलिस्ट के बचपन में उनकी पाइलाइन पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। सौरभ ये चीजें क्या है कि हम दिल्ली में रह करके, शहरों में रह करके नहीं सोचते सौरभ, ये रोमांस है डेमोक्रेसी का, द्रौपदी मुर्मू का। अगर आप कभी गरीब इलाकों में निकल जाएंगे, नवरंगपुर में एक बहुत साल पहले एक शादी में मैं गया था सौरभ, और मुझे अभी जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी का चयन हुआ, कैंडिडेट अनाउंस हुआ, और मुझे वो हादसा याद आया उस दिन कि मैंने देखा था कि उस गांव के वहां के किसी की शादी में मैं गया था, तो वहां पे पालकी में पूरा परिवार आया था, क्योंकि वो उच्च जाति के थे, और जितने कहार थे वो ट्राइबल्स थे, और वो एक कोने में कहार लेकर के पालकी आए थे, पालकी रख करके, और मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, और वो कोने में सिमटे हुए बैठे थे, पैर पे चप्पल नहीं थी, पैर में दीवाई थी, और वो एक कंप्लीट पिक्चर थी सर। वो अपने आप में अपने एक समाज की जो विकृतियां हैं, वो विकृतियां उस समय पे एकदम क्लियर थी। और आज उस दिन जब मुर्मू जी का चयन हुआ है, मैंने ये कहा कि हमारी जो नीरजा ने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी को लाख गाली दी, उसमें तमाम खामियां करिए, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। नंबर अपने आप में नीचे से अपने आप को जोर मारता है। इसी तरह से एक मायावती बनती है, इसी तरह काशीराम होते हैं, इसी तरह रामनाथ कोविंद आते हैं, और इसी तरह से द्रौपदी मुर्मू आती है। शायद ये एलिमेंट जो है ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस इलेक्शन का भी। सोचिए कि ट्राइबल के नाम पे आज से कुछ साल पहले कमिटमेंट नहीं होता, लेकिन चूंकि अब बीजेपी जोर दे रही है, जेएमएम की मेन राइवल झारखंड में बीजेपी है, और कहीं वो बीजेपी ट्राइबल का ठिका लेके उड़ न जाए, तो जेएमएम कटिबद्ध है आज की तारीख में कहीं ना कहीं मैं पुनर्विचार करूं। हालांकि सबसे पहले उछल के यशवंत सिन्हा जी का समर्थन करने वालों में हेमंत सोरेन, लेकिन आज उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो इसमें पीछे आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं लॉन्ग टर्म, तो साहब नॉर्थ ईस्ट की स्टेट की पॉलिटिक्स देखिए, वहां के नंबर्स ट्राइबल्स के डोमिनेंट है। बीजेपी या नेशनल लीग की जाएगी कि साहब हम वहां वोट करते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, त्रिपुरा में 21.7% है, वहां बीजेपी की हालत खराब है। असम में 12.4 है। अगर आप देखें 21.9 मध्य प्रदेश में ट्राइबल है, और ये सारा एक सिंबलिज्म पॉलिटिक्स का जो है, ये कितना सक्षम होता है, बात की बात। ये बात जरूर है कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की पहली ट्राइबल राष्ट्रपति बनने जा रही है, फर्स्ट सिटीजन होने जा रही है। वो ट्राइबल वर्ग जिसको मैंने नवरंगपुर में 20 साल पहले पालकी उठाते देखा था, वो हर बजट सेशन के पहले दिन पे, हर साल के पहले सेशन के पहले दिन पे एक बग्गी में बैठ करके राष्ट्रपति भवन से पार्लियामेंट आएंगी और अभिभाषण देगी दोनों सदनों का, और उसके बाद बग्गी में बैठ के जाएंगी। भारत के लोकतंत्र का रोमांस नहीं है। जी बिल्कुल। और जब कोई भी गांव का व्यक्ति, कस्बे का व्यक्ति उस तस्वीर को देखेगा, जो सेंस ऑफ बिलीफ है वो मजबूत होगा। नीरजा जी, लास्ट कमेंट इस सेशन का, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नैरेटिव रहने वाला है, और विपक्षी दलों की और भाजपा की तैयारियां, एक क्विक रिमार्क इस पर। देखिए, भाजपा एंटी इनकम्बेंसी भाजपा को फेस करेगी, वो तो क्लियर है। अग्निपथ का हमने देखा, कुछ ना कुछ हो ही रहा है जिससे लोग नाराज हैं, और सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय होगा वो होगा नौजवान तबका जो कि त्रस्त है कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं। रोजगार आगे जाके सौरभ सबसे ज्वलंत मुद्दा होगा इस देश के सामने। तो अगर ये तबका रेस्टलेस है तो कहीं ना कहीं आपको भरपाई करनी होगी। तो किससे आप भरपाई करेंगे, कहाँ आप भरपाई करेंगे, और आपकी चुनौती हार्टलैंड इंडिया से आएगी। तो उसको मद्देनजर लेके इन्होंने जो अपने स्ट्रैटेजी तय की है वो ये है। और कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई है सामने, और ये हम इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मैं तो खास इंतजार कर रही हूँ, क्या एक मुस्लिम को वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे। इंटरेस्टिंग। ज्यादा लोग ये मानते हैं कि नहीं करेंगे, बिल्कुल इनके स्ट्रैटेजी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि ध्रुवीकरण करना भाजपा की डीएनए में है और उनकी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा है।
लेकिन ये जो हुआ है बवाल मोहम्मद पैगंबर के को लेके, हेट स्पीचेस को लेके, जो उनके स्पोक्समैन द्वारा, और जो खाड़ी देशों में उसका रिएक्शन हुआ है, So you're saying you never know. They may surprise with your never choice. know, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी मदर के ऊपर जो ब्लॉग लिखा उसमें वो अब्बास। लड़के अब्बास का क्यों जिक्र किया अचानक, जी जो उनके घर में रहा। तो क्या प्रधानमंत्री एक दूसरी दिशा में कदम रखेंगे? बहुत लोग मानते हैं नहीं, पर मुझे तो इंतजार है देखने का कि उनकी रणनीति क्या थोड़ी अब अलग होने जा रही है। इंटरेस्टिंग। 2024 नए सिरे से ही मे ट्राई टू रीच आउट टू द कम्युनिटी। बहुत शुक्रिया नीरजा चौधरी जी। राहुल श्रीवास्तव जी ने अपने पत्रकारिता के बचपन में आपको पढ़ा, और मेरा तो अभी शैशव काल चल ही रहा है, तो मैं आपको पढ़कर ही आप और आपके जैसे तमाम कॉलमिस्ट को पढ़ के राजनीति की समझ हासिल की। बहुत शुक्रिया लिज मैथ्यू, जिनकी पॉलिटिकल एफर्ट्स मेरे दिनचर्या का, जो अखबार मेरी दिनचर्या का हिस्सा, इंडियन एक्सप्रेस हिस्सा होती हैं, वो इस प्रोग्राम में आए, उनका भी शुक्रिया। जयंतो घोषाल ढाका से हमारे साथ जुड़े, और हमेशा ही शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव जी का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।